अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अली जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तुर्की का विज़िट वीज़े के बारे में बात हो रही थी पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि तुर्की जाने से पहले क्या करना चाहिए। ये पूरी सीरीज़ चल रही है, अभी दूसरे वीडियो है और भी वीडियोज़ आएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका वीज़ा लग गया, वीज़ा लगने के बाद कुछ फ़ैसले हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि करके जाना चाहिए, ताकि आपका विज़िट वीज़ा जो है वहाँ पे आप जा रहे हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या 1 मंथ के लिए, आपका कम से कम खर्चा हो। मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि भाई जाए बाहर, वापस आए, थोड़ा बहुत माल बच जाए ताकि हम अगले की प्लानिंग करें। होता ये है कि तुर्की जो है यूरोप में आता है, आधा एशिया में भी है। मैं दोनों जगह विज़िट किया। उसमें ये होता है कि यूरोपियन लोग बहुत आते हैं, यूएस से भी लोग ज़्यादा आते हैं। तो होता ये है कि वैसे तो वर्ल्ड वाइड से आते हैं, लेकिन ये 2 कंट्री में मैक्सिमम लोग वहाँ पे आते हैं। कुछ लोग बाल लगाते हैं, कुछ लोग अपनी फेस की सर्जरी वगैरह करते हैं, तो वहाँ चीपेस्ट पड़ता है। बताने का मकसद ये है कि उनको चीपेस्ट पड़ता है, हमें एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि हमारा करेंसी वैल्यू डीवैल्यूड है। तो इसी में 6 चीज़ें हैं जो कि मैंने नोटिस किया है, जो मुझे इसमें बहुत नुकसान हुआ है और मुझे लगा कि भाई ये अपने मुल्क से करके जाना चाहिए ताकि कोई इशू ना हो, ताकि इजी हो जाए हम। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारी करेंसी थोड़ी डीवैल्यू है, हमारी करेंसी नीचे है, उनकी करेंसी ऊपर है। तकरीबन 19-20 आ रहा था उस वक्त, आज का मुझे नहीं पता। करेंसी जो लेके जाएंगे वो 2 करेंसी है, मैक्सिमम 2 करेंसी लोग लेके जाते हैं। वो है डॉलर या यूरो। डॉलर का तो 160 कंट्री में इंटरचेंज है, एक्सचेंज हो जाती है। इसी तरह यूरो का भी मैक्सिमम 100 कंट्री पे भी हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि आप जब जा रहे हैं तो आप अपने साथ यूरो या डॉलर ले जाएं, वो भी 100 वाले डॉलर का, मतलब 100 के बिल वाले डॉलर पे, नॉट उससे नीचे वाले कोई भी नहीं लेके जाना। वरना क्या होगा, जब आप वहाँ एक्सचेंज करने जाएंगे तो आपको कम रेट मिलेंगे। तो 100 वाला नोट होगा तो आपको एक्सचेंज रेट भी अच्छा मिलेगा। आगे की वीडियो में मैं और भी बताऊंगा कि कहाँ से एक्सचेंज करना चाहिए और सस्ता कैसे मिलेगा। ये भी होता है, 1-2 रुपए का फ़र्क पड़ता है। जब आप 100 का गुल्ला कराते हैं तो ज़्यादा ही फ़र्क मिल जाता है। तो मैं भी आपको उस पर भी गाइड करूँगा आगे की वीडियो में, जब हम तुर्की पहुँचेंगे। अभी हम रास्ते में हैं, अभी हम निकल रहे हैं, पैकिंग शैकिंग करनी है, तो आगे की वीडियो में इंशाल्लाह उस पर भी बताएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, ये भी करेंसी से ही है। पाकिस्तानी करेंसी, जैसे मैं पाकिस्तान का हूँ, आप बांग्लादेश से हो, आप इंडिया से हो, किसी से भी हो, ये तीनों करेंसियाँ उनसे डीवैल्यूड है। तो आप क्या करेंगे, पाकिस्तानी करेंसी लेके नहीं जाना। अगर आप लेके जाते हैं, जैसे वहाँ जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे कोई चीज़ लेनी हो या वापसी में आ रहे हैं तो ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ वहाँ लेके नहीं जाना। इस बिहाफ पे कि आप वहाँ लेके जाओगे, एक्सचेंज करोगे, आपको जो है रेट भी अच्छा नहीं मिलेगा और वहाँ पे इसके एक्सचेंज लेते भी नहीं है। तो ये बात ज़रूर इम्पॉर्टेंट नोट करके जाना कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी। आप स्पेशली अपने साथ कुछ रुपया लेके जाएं ताकि आपको एयरपोर्ट पे कोई चीज़ ख़रीदनी हो, यूबर पे देना हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो। अच्छा, थर्ड चीज़ है वो है, जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड का वबा हर जगह फैल चुका है, तो हमें फुली वैक्सीन होके जाना पड़ेगा। तुर्की के लिए भी है और दीगर कंट्रीज़ के लिए भी है। तो तुर्की के लिए सारे WHO के जो 4 हैं, एस्ट्राजेनेका है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो साइनोविक और साइनोफर्म है, उसमें से साइनोविक मेरे ख्याल से एक्सेप्ट है और साइनोफर्म भी एक्सेप्ट है। अब ये आपको इस पे बूस्टर वगैरह भी लोग लगा रहे हैं, तो आप ये चेक करके जाना, इम्यून टेस्ट वगैरह के बाद बूस्टर शॉट भी लगता है। तो आपको फुली वैक्सीन होना ज़रूरी है। ये जब आप अप्लाई करेंगे तो एयरलाइन पे देख लेना कि कौन सा है। उसके साथ साथ आप फुली वैक्सीन होने के बावजूद भी आपको वहाँ जाने के टाइम आपको PRC टेस्ट कराना पड़ेगा। PRC आप एयरलाइन जो भी आपका होगा उसमें वो बता देंगे कि आपको कौन सा वाला होगा। मैंने तो ईसा लिबर्टी से कराया था, वरना तो आप आगा खान से भी करा सकते हैं और डॉ से भी करा सकते हैं। आप ये चीज़ें देख के जाना। अच्छा, PRC आपका हो गया तो आपको मैक्सिमम 48 या 72 आवर्स का मिलता है, तो उससे पहले नहीं करा सकते। आपको बिल्कुल फ़्लाइट से 1 आध दिन पहले करा लें ताकि आपकी फ़्लाइट पे हो नहीं।
अब डिपेंड करता है आप एमिरेट्स से जाएंगे, तुर्किश से जाएंगे, पेगासस से जाएंगे, आप किस से जाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है फुली तौर पे। नंबर 4 वो है कि जब तुर्की आप जाएंगे, डिपेंड आप कौन से महीने में जाएंगे, लेकिन तुर्की जो है मई, जून, जुलाई और अगस्त तक गर्मी होती है और उसमें भी थोड़ी बहुत ठंड होती है। बाकी जितने मंथ्स हैं, अभी दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बर्फ़ गिर रही होगी। तो आप जब भी ये तुर्की जाएं तो अपने साथ गर्म कपड़े लेके जाएं और उसके साथ साथ आप अपने एक अच्छे शूज़ पहन के जाएं। मतलब अच्छी ये कि मैं तो लाइट हाउस से लेता रहता हूँ, लेकिन अगर आप कहीं से ब्रांड वाले हों, अच्छे वाले जो कंफर्टेबल हो आपके पैरों को, होगा ये कि आप, मैंने भी ये बात सुनी थी तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, हम थोड़ी भाग रहे हैं, जॉगिंग थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन होगा ये कि आप ठंडे कपड़े नहीं लेके गए तो आपको वहाँ ठंड लगेगी, बुखार हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे आपको वॉक बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर नीचे है। अगर आप कराची वालों को तो ये चीज़ों का नहीं पता, लेकिन जो कश्मीर वाले हैं या हमारे दूसरे पहाड़ी इलाके हैं, कोयटा वाले हैं, उनको इस चीज़ों का पता है कि यार ऊपर नीचे होती है, तो जूते जो हैं हमें अच्छे पहनने चाहिए। और उसमें ये होता है कि मैं जब गया था मैंने वाइट शूज़ पहना और बिल्कुल ही गंदे हो गए, और कुछ शूज़ तो मैंने और भी लेके गया था वो भी फट गए और मेरे नाखून जो है आगे से बिल्कुल ऊपर आ गए थे। उसकी वजह से मुझे फ़ील हुआ कि भाई दूसरों को भी बता दो भाई ये चीज़ें बच के जाना, ताकि हमारे जो है पैर वगैरह भी सलामत रहे। मेरे तो घुटनों में भी दर्द हो गया था बाद में। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेना और चलने फिरने की प्रैक्टिस भी रखना और शूज़ बड़ा अच्छा पहन के जाना ताकि कोई इशू ना हो। और 5वीं चीज़ है कि ये बात मैंने भी की थी, मैं दूसरे मुल्कों में गया था तो वहाँ पे मैंने कभी किसी की लैंग्वेज नहीं सीखी, लेकिन तुर्किश लैंग्वेज के ना कुछ डेली यूजेज के वर्ड्स हैं। आप यूडमी या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि डेली यूजेज के क्या वर्ड हैं, वो आप सीख जाए। वो आपके कानों पे सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा यार ये बंदा ये कह रहा है। उनके कुछ गिनती गिन लें कि 10, 1 से लेकर 10-15 जितने भी हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि यार काउंटिंग क्या कर रहा है। क्योंकि आपको डेली कुछ खाने वगैरह लेने पड़ेंगे, तो कुछ चीज़ें परचेज़ करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे फूड वगैरह बहुत सस्ते हैं। अब होगा ये कि अगर आप सीख के नहीं जाएंगे, मेरी तरह सोलो जाएंगे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। वो अपनी ज़ुबान बोलते हैं, वो इंग्लिश को प्रेफरेबल नहीं समझते। बहुत कम जगह है, जैसे एयरपोर्ट है, होटल पे बोल सकते हैं, लेकिन आप वहाँ तो बैठने नहीं आए ना, आप तो बाहर निकलेंगे, आप टूरिज़्म करेंगे। तो वहाँ पे टूरिस्ट गाइड होते हैं, वो भी बोल देते हैं इंग्लिश, लेकिन अदरवाइज़ जो लोकल्स हैं वो नहीं बोलते हैं। सो आप थोड़ी बहुत चीज़ें सीख जाएं कि यार बस को क्या बोलते हैं, ट्रेन को क्या बोलते हैं, सलाम को क्या बोलते हैं, और वेलकम को क्या बोलते हैं, भाई को क्या बोलते हैं, बहन को क्या बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सीख के जाएंगे, अगर आप लिख के जाएंगे, वैसे भी गूगल पे आप ट्रांसलेशन ऑन रखें, तो मैं तो यही करता था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं एक शहर में नहीं था। तो आगे चल के आगे वीडियो पे मैं बताऊंगा कि मैं एक शहर में नहीं था, मैं मुख्तलिफ ट्रैवल कर रहा था, 5-6 अलग अलग सिटीज़ में घूम के आया था। तो काफ़ी इश्यूज़ हुए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि होके आ गए। अच्छा, नंबर 6 जो है ये मैंने फॉलो किया था, ये प्रोटोकॉल मैंने रखा था, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। होता ये अक्सर हमारे जब पाकिस्तान से हम निकल रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का, कितने पैसे लेके जा रहे हो, और पासपोर्ट पुराना कहाँ है। क्योंकि होता है ये आपने पहले भी ट्रैवल किया और पासपोर्ट नया भी है पुराना नहीं है, तो वो उस पर देखते हैं। तो आप उसके फ़ोटोकॉपीज़ जितने भी आपके डिजिटलाइज चीज़ें हैं वो भी रख लें, और आपके पेपर वर्क पे जितने भी चीज़ें हैं वो सारे फ़ोटोकॉपी करके रख लें, और उनको जब एयरपोर्ट जाएंगे तो ज़रूर दिखाना जो भी पूछे। जैसे होटल रिजर्वेशन हो गया, या होटल के रिटर्न टिकट है हो गया, या और भी जो सपोर्टिव जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी चीज़ें दिखा के जाना ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जो सवाल आपको पूछते हैं वो उनकी ड्यूटी है, वो पूछेंगे, लेकिन आपके पास भी मवाद होना चाहिए ताकि आप उसको बता दें कि ये चीज़ है। तुर्की में तो मुझे कुछ भी नहीं पूछा, पाकिस्तान एयरपोर्ट से पूछा था, तुर्की में कुछ भी नहीं, पासपोर्ट देखा और एंजॉय द ट्रिप बोल के ठप्पा लगा के दे दिया। लेकिन पाकिस्तान में यस पूछते हैं, तो अगर आपकी चीज़ें मुकम्मल नहीं होगी तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं कहेंगे तो अगर आपकी चीज़ें पूरी हैं। सो होपफुली आप अच्छी से जर्नी करेंगे और वहाँ जाके एंजॉय करेंगे। अगर मेरे वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है, कोई चीज़ हुआ है, तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। लेकिन जाने से पहले एक और चीज़, एक इम्पॉर्टेंट गोल्डन टिप्स लेके जा रहा हूँ। 6 चीज़ें तो बता चुका हूँ, एक और चीज़ बता रहा हूँ 7वीं, वो है गोल्डन टिप्स है, वो सुन के जाए।
अच्छा, गोल्डन टिप्स ये है, रिसेंटली मेरे एक वीडियो से एक बंदे ने अप्लाई करने का, उसने कहा यार टिकट बहुत महंगे मिल रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो टिकट सस्ता करने का तरीका ये है कि आप जितने भी टिकट के ऑनलाइन अगर बुकिंग करा रहे हैं या आपका कंसल्टेंट सही है, उनसे पूछें कि यार मुझे सस्ता टिकट कैसे मिलेगा। अगर वो दे दें तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करें, आप ऑनलाइन जितने भी टिकट के वो हैं कि साइट्स हैं, उन सब को एक एक करके ऑन करें और अलग अलग टैब के ऑन करें और अपना डेस्टिनेशन डेट रखें और कम से कम 2 हफ्ते पहले या 20 दिन पहले टिकट परचेज़ करें, कोशिश करें परचेज़ करें। उस तारीख में आपको फ्लैक्चुएशन मिलेगा और वहाँ ऊपर ऑप्शन भी होगा चीपेस्ट टिकट, और चीपेस्ट टिकट के बाद आप नीचे ऑप्शन पे ज़रूर देखना कि आपको कौन सा वो फ़्लाइट मिल रही है, ये भी ज़रूर देखना कितने स्टॉप्स हैं। और सस्ता, जो मेन बात बता रहा हूँ, सस्ता कैसे मिलेगा, तो आप उसको ऑन करके टैब पे 5-6 अलग अलग डेस्टिनेशन का, अलग अलग साइट्स का देखना और उसमें एक एक करके क्लिक करना और रिफ़्रेश करते रहना। तो आपको उस पर एक एक करके आप रिफ़्रेश करते रहेंगे और आपको चीपेस्ट टिकट ज़रूर मिलेगा। एक वेबसाइट पे सिर्फ सर्च नहीं करें, 5-6 अलग देखें, जहाँ पे आपको फैसिलिट लग रहा है कि यार ये इस पे सस्ता मिल रहा है तो आप ख़रीद लें। और कोशिश करें कम से कम 15 दिन पहले टिकट परचेज़ करें तो आपको सस्ता रहेगा। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करें ताकि इस तरह के और वीडियो बनाओ। और नीचे मुझे कमेंट्स में जो आपका सवाल है रिलेटेड टू तुर्की और विज़िट वीज़े के बारे में, तो उस पर मैं इंशाल्लाह उस पर भी कमेंट्स करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।